आज हम लोग जो है क्लास 10th का भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसमें जितने भी जानने योग्य हम लोग को तथ्य है, जितने भी बातें हम लोग को जानना है महत्वपूर्ण, वो सारे के सारे बातें जो है इसमें जानेंगे। चलिए जानते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम जो है व्यर्थ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि कम से कम समय में सारे चीज़ों को जानें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं संसाधन का, कि संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है संसाधन एवं विकास। अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ा वैसे वैसे जो है विकास भी बढ़ा। ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य बढ़े वो अपने आवश्यकता अनुसार बहुत सारी चीज़ों का जो है आविष्कार किए, जिससे उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके, आराम मिल सके। अब इसी बात को जो है ना हम लोग संसाधन बोल दिए। ठीक है, चलो जो लिखा गया है उस अनुसार चलते हैं अपने पीडीएफ के अनुसार। करें, प्राकृतिक से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि प्राकृतिक से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, याद रखना ये। अब बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट बातें हैं जो अब बात करते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो नॉर्मल सा बात याद रखना, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन को ही जो है हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब अजैव संसाधन क्या है, तो ये जो होगा निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित जो संसाधन होती है ना, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जैसे देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन भी होता है, अनवीकरणीय संसाधन भी होता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो याद रखिएगा, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसको सिंपल सा आप याद रखिएगा, जो कभी नष्ट ना हो, कभी खत्म ना हो, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इसमें। अब जो है अनवीकरणीय संसाधन का बात करते हैं। तो इसमें बोलिएगा, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब इसको सिंपल से याद रखिएगा, वे संसाधन जो एक बार हम उपयोग कर लें तो पुनः उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय जो लगेगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि एक बार उपयोग कर लें तो पुनः उसको प्राप्त भी ना किया जा सके, उसी को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। या नवीकरणीय संसाधन में कौन सा होगा, तो सूर्य प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी को भी प्राप्त कर सकते हैं एक समय तक। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है नवीकरणीय में आता है, जिसको नहीं प्राप्त कर सकते वो अनवीकरणीय में आता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा, बाद में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव भी। एक और जान लेते हैं यहाँ पे संसाधन का परिभाषा। तो देखिए, निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, माने जो भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अभी जो पहले बताए थे उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, अब बात करते हैं सामुदायिक संसाधन क्या है। तो बोलेंगे, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं, कुछ पॉइंट है ये वाला देखिए। कह रहे, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो। ठीक है, जो अपने देश के जो देश होता है ना उसमें मौजूद हो, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। ठीक है, जो भी आवश्यकता हुआ वो जो हमारे राष्ट्रीय सरकार होते हैं उनके द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में सरकार द्वारा बहुत सारे चीज़ें मिलता है, जैसे राशन में मिलता है, राशन अभी गैस का हो गया, गैस में तो खैर पैसा लगता है, इसमें राशन में बहुत कम मूल्य पर लगता है। और अभी देखा जाए कि हमारे जो सरकार है वो हमें बहुत सारी योजना देते हैं, जैसे घर बनाने के लिए देते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है,
अब बात करते हैं स्वाभाविक संसाधन क्या है। तो इसमें बोलिएगा वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जो उपलब्ध हैं, विद्यमान है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसी को हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब देखिए, अब विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो इसमें बोलेंगे वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भंडार किसे कहते हैं। तो इसमें बोलेंगे प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर है, भंडारण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पॉइंट को देखिए, सतत पोषणीय विकास, ये माने क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस तरीके से विकास किए जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, उसी को हम लोग सतत पोषीय विकास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसाधन नियोजन क्या है। तो बोलेंगे ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। नेक्स्ट बात करते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। तो इसमें बोलेंगे संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो, उसी को हम लोग जो है संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब भूमि निम्नीकरण क्या है। तो इसमें बोलेंगे विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना, उसी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब रहा बात निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तब इसमें बोलेंगे वह क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, उसी को हम लोग निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। तो इसमें याद रखिएगा शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना, उसी को कुल बोया गया क्षेत्र होता है, चाहे बोलते हैं इसको। ठीक है, अब प्रति भूमि क्या है। तो बोलेंगे वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है, उसी को प्रति भूमि कहते हैं। नॉर्मली हम लोग कोई भूमि है उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिए, कोई फसल नहीं बो रहे हैं, उसी को प्रति भूमि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बंजर भूमि। तो वह भूमि जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती हैं, उसी को हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। अब जो है थोड़ा लेटेराइट मृदा के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा को ही जो है लेटेराइट मृदा कहते हैं। ठीक है, कहीं पे अधिक वर्षा हुई और वहाँ पे जो है वो मिट्टी की ऊपरी परत कट गया, ठीक है, उसी को हम लोग लेटेराइट मृदा कहते हैं। अब मृदा अपवर्तन क्या है। तो इसमें याद रखिएगा प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना, उसी को जो है मृदा अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्खात भूमि क्या है। तो इसमें याद रखिएगा प्रभावित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपवर्तन से उत्खात भूमि का निर्माण उत्खात भूमि कहलाता है। ठीक है, अब जरा जो है एक नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं, एक अंक वाले। तो इसमें याद रखिएगा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अब मिट्टी को ही मृदा कहते हैं तो जलोढ़ मृदा बोल सकते हैं। और इसका निर्माण जो है ना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और मालवा में ये काली मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के मैग्मा
तथा आग्नेय सेलों के द्वारा हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी के मैग्मा और आग्नेय सेलों द्वारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक लिखे। तो देखिए, दो पूछा है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं। सबसे पहला बात उच्चावच, उसके दूसरा हो जाएगा जनक सेल, तीसरा हो जाएगा जलवायु, 4 नंबर हो जाएगा वनस्पति, 5 नंबर हो जाएगा संस्तरण सेलें, और 6 नंबर हो जाएगा ह्यूमस, और 7 नंबर हो जाएगा समय। ठीक है, ये सारे के सारे जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं दो के नाम लिखें। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं दो के नाम लिखो। तो देखिए, भारत में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, काली मृदा भी पाई जाती है, लाल व पीली मृदा भी पाई जाती है, लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है, और वन मृदा भी पाई जाती है। इसमें से जो दो वो अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वन मृदा की दो विशेषताएं लिखें। ठीक है, वन मृदा की दो विशेषताएं लिखो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं वन मृदा की। तो एक तो हो जाएगा कि नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलवतदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। ठीक है, जो नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलवतदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं तो हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। ये दो हो गया वन की विशेषता, वन मृदा की। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं बताएं। तो एक तो हो जाएगा लाल रंग तथा भूरा, दूसरा हो जाएगा रेतीली और लवणीय। एक और एक्स्ट्रा जान लीजिए, ह्यूमस और नमी की मात्रा। ठीक है, जो मरुस्थलीय होती है वो लाल रंग का होता है और भूरा रंग का होता है। दूसरा बात करें तो रेतीली और लवणीय होती है, और तीसरा बात करें तो ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है उसमें। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण था और सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या थी उसका हल ढूंढना था। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, एजेंडा 21 क्या है, मतलब एजेंडा 21 क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो है एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों को निपटाना था। ठीक है, एजेंडा जो 21 था उसका था कि जो सामान्य हित था, पारस्परिक आवश्यकता थी एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी और रोगों से निपटना था। ठीक है, उसको दूर करना था, निपटना था वो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए कह रहा है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताएं जहां सोपानी कृषि, जिसको हम लोग जो है देख लीजिए सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, की जाती है। ऐसा कोई दो राज्य बताना है। तो पहला तो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, तीसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड, 4 नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 5 नंबर हो जाएगा मणिपुर, 6 नंबर हो जाएगा नागालैंड, और 7 नंबर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सोपानी कृषि की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है ऐसी दो मानवीय क्रियाकलापें लिखें। क्या है बोल रहा है, ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा अति पशुचारण, दूसरा हो जाएगा वनोन्मूलन, तीसरा हो जाएगा खनन, 4 नंबर हो जाएगा अत्यधिक भूमजल का निष्कासन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो होने वाला है आपका 5 नंबर। ठीक है, 2 से 5 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हम 2 करते हैं। ठीक है, ये जो होगा 2 नंबर और 5 नंबर का होगा।
देखिए पहला है संसाधन के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। जो संसाधन है उसके अति भोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहला बात हुआ है कि संसाधनों का ह्रास हो रहा है, ठीक है, वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में है। एक संसाधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग है, ठीक है, एक संसाधन संपन्न है तो दूसरा संसाधनहीन है, सभी को जो है समाने नहीं मिला है। एक एक्स्ट्रा जानते हैं इसमें भी, कह रहे वैकल्पिक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण का होना है, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो चीज़ को देखते हैं। कहता है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा खादर में क्या अंतर है और बांगर में क्या अंतर है। खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ है, ठीक है, जबकि बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ है। खादर जो होती है अधिक बारीक व रेतीली होती हैं, जबकि बांगर जो है कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती हैं, ठीक है। अब बात करें खादर को तो ये बार बार नवीकरणीय होती हैं, इसका कितना उपयोग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बांगर का बात करें तो ये जो होती है नवीकरणीय नहीं होती है, अगर इसका उपयोग करते हैं तो शायद ये समाप्त होने के भी समाप्त भी हो सकते हैं। 4 नंबर बात करें तो नदी के पास डेल्टा तथा बांध जो होता है वहाँ से खादर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ भी मैंने नदी होता है, नदी के पास जो डेल्टा तथा बांध होते हैं वहाँ से खादर पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे खादर पाई जाती है। लेकिन बांगर जो है नदी से दूर ऊंचे पर्वत पर निर्मित मैदानों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब रहा बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी उस पर टिप्पणी लिखना है। तो याद रखिएगा ये जो है जून 1992 में रियो डिजेनेरो, ठीक है, में आयोजित हुई थी। ये जो डिजेनेरो है ये ब्राज़ील में है। नेक्स्ट बात करें तो 100 से अधिक देशों में राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है इसमें, ठीक है। जो पृथ्वी सम्मेलन है उसमें 100 से अधिक देशों ने जो है भाग लिया है। नेक्स्ट बात करें तो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया था ये। तीसरा बात करें तो नेताओं तथा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था इसमें। नेक्स्ट बात करें तो भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें आता है कि मृदा अपवर्तन को किस प्रकार रोका जा सकता है। विभिन्न उपायों को लिखें जो भी उपाय है। तो सबसे पहला उपाय है नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम कर सकते हैं। दूसरा बात करें तो अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर। 4 नंबर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। 5 नंबर बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो सकता है ये। अब रहा बात इसमें देखिए नेक्स्ट कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में क्या अंतर है ये बताना है हम लोग को। शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो होता है इसमें बोल सकते हैं कि कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी हो, ठीक है, जो कृषि के लिए उपयोगी होगा उसी को शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। लेकिन वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना, ठीक है, उसी को कुल बोया गया क्षेत्र होता है। नॉर्मल सा बात करें तो इसमें जो है कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है, जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे कृषि के लिए उपयोगी होगा वही शुद्ध बोया गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोया गया हो, अब यहाँ पे ये नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि 1 साल है तो साल में जितनी फसलें बोई जाएगी, अब जितनी नहीं बोल सकते, 1 से अधिक बार बोया जाएगा उसी को कुल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। फिर बात करते हैं कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग जो होता है ना वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। दूसरा इसमें बात करें कि कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है, ठीक है।
तीसरा बात करें तो कह रहे गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर, ठीक है। अब बात करें कि सूद बोया गया क्षेत्र क्या है, तो इसमें बोल सकते हैं कि गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर जो है ये सूद बोया गया क्षेत्र है। फिर बात करें कि गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों में बोए गए जाने के आधार पर, ठीक है, एक से अधिक बार बोया गया, इस आधार पर जो है ये चीज़ हुआ है। 3 चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रयास हुआ है कि जो 1968 था उसमें क्लब ऑफ रोम, देखिए ध्यान से, क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। फिर दूसरा बात करें तो 1974 में सुमेसर ने पुस्तक, देखिए पुस्तक का नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शक की पुनरावृत्ति की। तीसरा बात करें तो 1987 में, देखिए ध्यान से, 1987 में ये वाला देखिए ब्रंटलैंड, ठीक है, आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। और 4 नंबर बात करें तो महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में एक और क्वेश्चन बताए थे इसमें पृथ्वी सम्मेलन वाला, तो कह रहे कि महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला बात बोल लीजिएगा संसाधन नियोजन, संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल, यही होता है संसाधन नियोजन। दूसरा बात करते हैं संसाधन समिति तथा उनका वितरण आसान, ठीक है। जो संसाधन नियोजन था उससे क्या हुआ कि जो संसाधन समिति था और उनका वितरण जो था वो असमान हो गया, ठीक है, आसान नहीं असमान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो कह रहे हैं कि विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है विवेकपूर्ण जो उपयोग के नियोजन है वो। 4 नंबर बात करते हैं संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं, तो सबसे पहला हो जाएगा सीमित मात्रा में उपलब्ध है और दूसरा जो है अनवीकरणीय है ये, ठीक है। अब रहा बात नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो सबसे पहला बात अगर बात करें ये जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो एक तो हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, एक क्या हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के स्वामित्व में, ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है खुद मालिक होता है। दूसरा बात करें बाग चौराह, इसमें हो जाएगा बाग, चरागाह, तालाब, कुआं और आदि हो जाएंगे इसमें, ठीक है। बी नंबर बात करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, जिसमें क्या होगा समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध है, ये जो होगा समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होगा। दूसरा बात करें तो गांव की पशुचारण भूमि, शमशान भूमि और तालाब हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें सारे लोग जो है समुदाय का अपना काम कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। 3 नंबर बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब जो है इसका भी सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो है सामुदायिक संसाधन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सी नंबर, ये हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन। तो ये क्या होता है इसमें ज़रा बात करते हैं। तकनीक रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो जितने भी हम लोग संसाधन उपयोग करते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय हैं। 2 नंबर बात करें तो राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती हैं। 3 नंबर बात करें तो खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्यजीव राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि है, ठीक है, जो ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो हैं राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण भूमि है, जितने भी राजनीतिक सीमा के अंदर आते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले
सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। ठीक है, 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी संसाधन जो हैं वो राष्ट्रीय हैं। बाकी उसके बाद अगर पाया जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा नियम बनाना। ठीक है, जो भी अभी बताए कि 12 समुद्री मील तक अगर महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी संसाधन होंगे वो राष्ट्रीय होंगे, उसके बाद जो पाया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे। तो उसके लिए भी कुछ नियम बने हैं। नेक्स्ट देखो, तटरेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, 200 किलोमीटर से अगर दूर है, ठीक है, 200 किलोमीटर के बाहर है तो वो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थानों है, ठीक है, संस्थानों चाहे ऐसे बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उपयोग नहीं। जो मान लीजिए कि उसके करीब जो भी देश होंगे ना, देश होंगे, उसके अनुमति के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बिना अनुमति के आप कुछ करते हैं तो दंडनीय अपराध हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट करो। तो सबसे पहला हो जाएगा सेल मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। 2 नंबर हो जाएगा जलवायु का। तो इसमें बात करें तो लंबी अवधि में सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों तथा कोनों में बदलना। 3 नंबर हो जाएगा पेड़ पौधे। तो इसमें हो जाएगा जड़ें सेलों में घुलकर उन्हें तोड़ मोड़ देती हैं। 4 नंबर हो जाएगा अतिचरण। तो पशुओं द्वारा निरंतर चराई से सेलों में परिवर्तन संभव होता है। 5 नंबर बात करें वर्षा। तो वर्षा का जल सेलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ का कार्य करते हैं। ठीक है, जो वर्षा के जल है वो सेलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ का कार्य करते हैं। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से सेलों में टूटने की क्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे मृदा का भी निर्माण होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका विवरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो देखिए, इसका विवरण जो है भारत के मानचित्र में दर्शा दिया गया है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, अब देखिए सारा का सारा चीज़ जो है दिया गया है। ठीक है, अब ये लाइन जहाँ भी है वो पर्वतीय मिट्टी है, ये बूंदा वाला जहाँ भी लाइन है वो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऐसे ही सारा का सारा है। इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार फिर इस फिगर को जो है आगे पीछे कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये सारा आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन कहाँ पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ बात, इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा बात करें तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित हुई है ये। तीसरा बात करें तो रेत, सील तथा मृत्तिका के विविध अनुपात में है ये। 4 नंबर बात करें तो बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयुक्त है ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बात करें तो वह है काली मृदा। तो देखिए रंग काला तथा दूसरा नाम जो है इसका रेगर होता है। ठीक है, तो काली मृदा जो होता है, काली मिट्टी बोल सकते हैं, इसी को जो है रेगर मृदा कहते हैं। 2 नंबर बात करें तो कपास तथा मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है ये। से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होता है, तो काली मृदा। ये सारा चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है ये जो काली मृदा है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। लास्ट बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों में परिपूर्ण है ये। काली मृदा में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों में परिपूर्ण है ये सारा ये तत्व जो है ये काली मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए
लाल और पीली मृदा की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे, देखिए लोहे जिसको हम लोग आयरन कहते हैं कि कणों की आवश्यकता के कारण रंग जो है लाल तथा कहीं कहीं पे जो है पीला भी हो जाता है। ठीक है, इसका जो लाल और पीले का बात करें तो उसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसी कारण जो है उसका रंग जो है लाल रंग का हो जाता है और कहीं कहीं पे पीला भी देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और ये है रेटराइट मृदा। ठीक है, रेटराइट मृदा, तो इसका बात करें तो ये जो होता है ना उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। दूसरा बात करें तो भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है इसमें। नेक्स्ट बात करें तो ह्यूमस की मात्रा कम होती है इसमें। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, चाहे कहाँ पे उपयुक्त है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में तथा असम के पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब रहा बात कि किसके लिए उपयुक्त है, तो काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें जो लेटेराइट मृदा होती है इसमें काजू की फसल की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए यहाँ तक देखिए मरुस्थलीय मृदा क्या है, तो याद रखिएगा ये लाल और भूरे रंग का होता है। दूसरा बात करें तो रेतीली और लवणीय होती है। तीसरा बात करें तो शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर यहाँ पे अधिक होती है। 4 नंबर बात करें तो ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। 5 नंबर बात करें तो उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, जो मरुस्थलीय मृदा होती है अगर इसको उचित सिंचाई किया जाए तो हम इसको उपजाऊ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और ये जो है लास्ट होने वाला है इसमें, वन मृदा क्या है, माने वन मृदा के बारे में हमको बताना है। तो पर्वतीय क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं तो नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलवटदार होता है। ठीक है, अब देखिए नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलवटदार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपवर्तन। इन मृदाओं का वितरण भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये जितने भी हैं अभी जितने भी पढ़े, इन मृदाओं का वितरण जो है भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाया गया है। इसका अवलोकन कर अभ्यास करें। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसका आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाए थे ना, देखिए ये वाले, तो आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन क्या है, कैसे हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में क्या है, ये सारा चीज़ें यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छी तरह और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा और इसी को पढ़ते रहिएगा। सबसे शॉर्ट में दिए हैं ये और बहुत ही आसान वे में है।